अस्सलाम वालेकुम। डिलक्स ट्रैवल पॉडकास्ट से फ़ज़ल मजीद आपके साथ। आज का हमारा मौजू है अमेरिका वीज़ाज़। अमेरिका वीज़ाज़ के हवाले से लोगों को क्या परेशानियाँ, बहुत सारे ढेरों सवालात जो हमारे साथ अभी लाइनअप हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं आदिल ओज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल ओज़ा जो है महारत रखते हैं अमेरिका वीज़ा B1 B2 के हवाले से। B1 B2 क्या है ये भी हम इनसे डिटेल लेते हैं, और तमाम जो मामला थे USA वीज़ा के हवाले से हम डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे कि हर पॉइंट पे हम बात करें। जी आदिल ओज़ा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा, सबसे पहले कौन अमेरिका वीज़ा अप्लाई करे, कौन ना करे, पहले तो ये बताएं। अमेरिका वीज़ा जो है सबके लिए बहुत वैल्यूबल है। सबको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे हमारे दूसरे वीज़ाज़ के लिए वैल्यू बनती है। अगर किसी के पास US वीज़ा होता है तो सबको अप्लाई करना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स बेस्ड वीज़ा भी नहीं है। कौन जो अप्लाई ना करे? कौन जो ना अप्लाई करे, फ्रेशली रिफ्यूज़ हुए हुए हो वो ना अप्लाई करे। लोग होते हैं वो बोलते हैं कि बस आज रिफ्यूज़ हुए तो नेक्स्ट डे वापस हम चले जाएं इंटरव्यू के लिए। ऐसा ना हो, थोड़ा ट्रैवल करें, क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है US वीज़ा, हर वीज़ा का एक क्राइटेरिया होता है। ट्रैवल करें, अपने आप को टूरिस्ट दिखाएं, फिर अप्लाई करना चाहिए। सही। तो जंप्स नहीं मारनी चाहिए। हाँ, रिफ्यूजल्स जो फ्रेशली रिफ्यूज़ होते हैं US वीज़ा के पास बात, वो लोग अगेन सेम प्रोफाइल पे अप्लाई करते हैं। चले हम शुरू करते हैं एक बात से। ठीक है। फैमिली अप्लाई करनी चाहिए या सिंगल अप्लाई करना चाहिए? फैमिली अच्छा रेशो है US वीज़ा का। अच्छा। फैमिली अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती है, बहुत अच्छी प्रोफाइल बन सकती है फैमिली के लिए। सही। लोग डरते हैं कि अमेरिका वीज़ा में कौन देगा, उसका क्या हाल है? हमें डरने की बात देखिए, हमारे एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिसके पास पासपोर्ट है उसको तो हर वीज़े में डर लगना चाहिए वैसे तो। बट अब डरते रहेंगे तो कब अप्लाई करेंगे हम? सही। एक रिस्क तो लेना है, और ये रिस्क अगर मिल गया तो आपके ही पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी ही प्रोफाइल की वैल्यू होगी। तो आई थिंक बगैर डरे अप्लाई करना चाहिए। इतना बड़ा रिस्क भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, दैट्स इट। सही। वीज़ा ना लगा इन केस, इस पे दूसरे कंट्रीज के वीज़ा पर असर पड़े? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये सिर्फ एक मिथ है कि दूसरे वीज़ा भी हमें नहीं देगा, USA ने नहीं दिया। नहीं, सबके क्राइटेरिया, सब इंडिविजुअल कंट्रीज़ के क्राइटेरिया अलग अलग हैं, और वीज़ा रिजेक्शन इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं होती। ये सबके दिमाग में बैठी हुई है कि ये रिजेक्ट हो गया तो अब नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो गया तो ऐसा। किसी के इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से रिजेक्शंस होती हैं कंट्रीज़ टू कंट्रीज़, बाद में वो ठीक भी हो जाती है, मिल भी जाते हैं। सो आप अप्लाई करें, बेझिझक हो गया अप्लाई करें। सही। नौकरी पेशा अफराद अप्लाई करें या ना करें? जी करें। अच्छा जी, अगर कोई अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा है तो बिल्कुल करे। और नहीं कर रहा फिर? अगर वो बिल्कुल ही, जैसे कि आजकल हमारे पाकिस्तान में जो होता है, सैलरी तो मिल रही होती है, अकाउंट्स में नहीं आ रही होती हैं, कोई कैश दे रहा होता है, ये हो रहा था, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं उनको बोलता हूँ हेजिटेट हो, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनकी इनकम शो नहीं हो रही होती। क्योंकि बैक हैंड पे US सब चेक करता है, डॉक्यूमेंट नहीं मांगता। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं, क्योंकि बैक हैंड पे वो सब चेक करता है। सही है। कितनी इनकम कम से कम ज़रूरी है? देखिए, इसमें अब बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, कितनी इनकम ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनकी इनकम आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है, और ऐसे क्लाइंट्स भी हैं कि जिनके मंथली वो लाख रुपए कमाते हैं और उनके वीज़े लगे हुए हैं, और जिनके आप नहीं इमेजिन कर सकते वो भी रिफ्यूज़ है। सो इट्स लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बहुत मैटर करती है। मैं अपने एप्लीकेंट्स को वही बोलता। और हाँ, प्रोफाइल जिस तरीके से बनती है, लोग बोलते हैं बहुत इजी है, इट्स नॉट इजी। वैसे हम प्रोफाइल देख के, बंदे को जज करके इस तरह की प्रोफाइल बनाते हैं डिलक्स हॉलीडेज़ बेसिकली। अगर सैलरी कम है, आप कह रहे हैं उनका भी लग जाता है, तो वही सैलरी बताई जाती है फॉर्म पे या ज़्यादा बताई जाती है? डिपेंड करता है। अगर उसकी कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर उस तरीके से हम एवेल्युएट करके बनाते हैं प्रोफाइल, ठीक है ना। तो
बताते तो वही हैं, एवेल्युएट करके जो इसकी अगर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है तो। सिंगल, अच्छा, सिंगल लोग अप्लाई करें या फैमिली मैरिड लोग ही अप्लाई करें वीज़ा? देखें, सिंगल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, सिंगल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और मैरिड भी कर सकते हैं, दोनों का मसला नहीं है इतना। अच्छा, दोनों का मसला नहीं है। ये बताएं, सोलो फीमेल्स भी बड़ी अप्लाई करना चाहती हैं, ठीक है, और उनके अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है हमें, ऐसा है या नहीं? ऐसा नहीं, क्योंकि अभी रिसेंट हमारे पास केस ही है, बहुत अच्छा सोलो फीमेल थी, उनका वीज़ा लगा है, शी वॉज क्वाइट यंग, जो कि एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लाइक बट उनका भी लगा है वीज़ा। अच्छा, सिंगल थी वो? सिंगल थी, अच्छा। एंड शी वॉज लाइक व्हाट 24-23, इट्स अ पोटेंशियल एज। तो मींस लेडीज भी अप्लाई कर सकती हैं ऑब्वियसली, और वो सोलो जरूरी, हाँ, सोलो ट्रैवलर्स जो लड़कियां होती हैं वो तो बेसिकली अप्लाई करें ही, क्योंकि वो बहुत अच्छा माना जाता है बेसिकली, क्योंकि अच्छा माना जाता है। सो मींस के अप्लाई करना चाहिए, राइट? बिल्कुल करना चाहिए। कोई पुलिस कराटे सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी किस्म की? नहीं। ठीक है। कोई टैक्स ज़रूरी है भरते हो तो ही अप्लाई करें या ना भरें? नहीं, ज़रूरी नहीं। नॉन फाइलर भी अप्लाई कर सकता है? नॉन फाइलर भी अप्लाई कर सकता है। यूएस वीज़ा हाँ, अप्लाई कर सकता है या वीज़ा भी आता है उसका? वीज़ा भी आता है, अच्छा। बट थोड़ा सा स्लिम चांसेस होते हैं। अच्छा, I'll be honest with you, honesty is the key in US. आप ऑनेस्टली बोलोगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपको वीज़ा मिलेगा। सही। कितने अरसे का वीज़ा मिलता है यूएस का? मैक्सिमम 5 years का मिलता है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, ठीक है। बहुत ऐसा रेयर केस हुआ है, हम लोग तो अप्लाई करते रहते, इतने अप्लाई किए हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने, तो बहुत अरसे में कभी एक ऐसा हो गया किसी को 8 महीने का मिल गया। अच्छा। और बहुत कम है, लाइक मैं कहता हूँ 200-300 में से एक दफ़ा ऐसा हुआ है। मेरे करियर में तो 2-3 दफ़ा ही हुआ है कि बहुत कम किसी को 8 महीने का मिल गया। वैसे मैक्सिमम आप 5 साल का ही माइंड रखेंगे। व्हाट इज B1 B2 वीज़ा? B1 B2 वीज़ा इज प्लेजर / बिजनेस। बिजनेस इसका मतलब नहीं फुली बिजनेस कर सकते हैं आप, इसका मतलब आप बिजनेस के लिए कोई मीटिंग अटेंड कर लें, कोई सेमिनार अटेंड कर लें, फुली बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्लेजर तो आप समझिए कि आप टूरिज्म बेस पे। और मेडिकल भी B1 B2 में आता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल मेडिकल भी आता है। मेडिकल के लिए आप कोई ट्रीटमेंट हो, आपकी कोई डॉक्टर से आपकी कोई कोऑर्डिनेशन चल रही हो तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। वो उसने आपको अपॉइंटमेंट दिया हो तो वो उसके बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और इवन कॉन्फ्रेंस के अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल फुली एजुकेशनल की बात नहीं हो रही है, B1 B2 पे एजुकेशनल भी कर सकते हैं आप, जो कि एक होते हैं मेडिकल लोगों के लिए कोई एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि US में होते हैं, कोई दूसरी जो एजुकेशनल कैटेगरीज है उसके लिए भी, कैटेगरीज है उसके लिए भी होते हैं, जस्ट वो एग्ज़ाम के पर्पस के लिए वो होते हैं। अच्छा, सही ठीक है, B1 B2 में ही फॉल होते हैं। सही है। फुली एजुकेशनल नहीं, आई रिपीट, फुली एजुकेशनल नहीं। उसके लिए फिर दूसरे क्राइटेरिया वीज़ास होते हैं, दूसरी कैटेगरीज होती हैं। खुद अप्लाई करना चाहिए या एजेंट के थ्रू? और एजेंट हो तो कैसा हो? ऑब्वियसली एजेंट हो तो डिलक्स हॉलीडेज का हो। इसके अलावा और खुद ही अप्लाई, लोग समझते हैं यार ये खाली फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं होता है। इसमें काफ़ी चीज़ें, सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो कि देखनी पड़ती हैं, और सबसे स्पेशली कितने बंदे अप्लाई कर रहे हैं और उस हिसाब से उनका प्रोफाइल आइटनरी बनती है पूरी, और किस तरह का उनको शो कराना है और किस तरह एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हो उनका और उनको प्रेजेंट करना है। बहुत ये सब बहुत स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लोग समझते क्या नहीं यार मैंने खुद क्या यही मैं, बट आई डोंट थिंक इंटरव्यू के लिए भी आप पूरी गाइडलाइन तैयार करते हैं इनके लिए? एग्जैक्टली, अगर इनकी पूरी फैमिली जा रही है तो किस तरह उनको क्या सवालात होंगे, क्या सवाल हो सकते हैं, क्या उनको बाउंस बैक देना है सवाल जवाब का, तो हम लोग करते हैं ये सब। सही है। कुछ सवालात पे आते हैं फॉर्म के। ओके। अच्छा, एक बात ये है, अपॉइंटमेंट का क्या सिलसिला है? अपॉइंटमेंट का सिलसिला जो है, अभी आप अप्लाई करते हैं, थोड़ी अपॉइंटमेंट के इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि अभी नए वो वहाँ पे इलेक्शंस हुए शायद, मे बी इसकी वजह से, आई डोंट नो,
बट अपॉइंटमेंट का भी इश्यूज अभी 1-1 साल के 6-6 महीने के मिल रहे हैं, बट वो भी रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग एट द टाइम जब एप्लीकेंट्स आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कोई हमें 50,000 में अपॉइंटमेंट जल्दी दे रहा है, कोई लाख में दे रहा है, ये क्या तरीका है, ये क्या हो रहा है यूएस में? ये हमने कभी सोचा भी नहीं था यूएस में इतनी करप्शन होगी यूएस के मामले में। यूएस के मामले एक्चुअली ऐसा होता है, बेसिकली ये हंटिंग होती है, ठीक है, ये बेसिकली हंटिंग होती है। आप भी खुद भी कर सकते हैं ये, ठीक है, बट आपके और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके बिहाफ पे वो आपके लिए इंटरव्यू की डेट्स लें। तो ये होता है कि प्रोफेशन का बन चुका है, हर जगह पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो प्रोफेशन ही बन जाता है। तो ये प्रोफेशनल्स हंटर्स बैठे हुए हैं ये आपके लिए, लेकिन उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि कस्टमर के लिए फॉर्म सब कुछ करें, अपॉइंटमेंट्स के लिए उनको कहें कि आप भी ट्राई करें, हम भी ट्राई करते हैं, या किसी को कहते हैं वो भी ट्राई करें, या तो फिर हम थर्ड पार्टी अप्रोच करवा देते हैं, बट हमारे अफसर को लिंक नहीं है, हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हमें कस्टमर्स को या तो क्लाइंट्स को सर्विस देनी है, क्योंकि आपका वीजा, कस्टमर का वीज़ा लगेगा तो वो ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल करेगा तो फिर हमारे पास टिकट बनाएगा जो भी है। एग्जैक्टली, वो फिर चेंज चलती रहेगी। हाँ सही है। अमेरिका वीज़ा में लोग समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, भाई अभी कौन अप्लाई करे, हमें तो तुम दुबई भेज दे, तो ये क्या तरीका? डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल भी यूएस डॉक्यूमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट्स को मानता ही नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं मानता। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिशन होती है जो कि आपको डिटेल्स देनी पड़ती है। हम एक सैम्पल फॉर्म दिया जाता है, जैसे कि आपकी एजुकेशनल डिटेल्स वो मांगता है, आपकी करंट वर्किंग डिटेल्स मांगता है, अगर प्रीवियसली आप एम्प्लॉयड थे तो उसकी डिटेल्स मांगता है, डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, जैसे कि ना टैक्स रिटर्न मांगता है, ना बैंक स्टेटमेंट मांगता है, ना एफआरसी मांगता है, ना मीन्स कि जिसको वीज़ा लगाना है या अप्लाई करना है वो किसी भी अपने एजेंट के पास जाए या हमारे पास आए, किसी के पास भी जाए, तो क्या क्या चीज़ें लेकर जाए? एक पिक्चर, सॉफ्ट कॉपी, वो भी पिक्चर, हार्ड कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी नहीं, इवन दो सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पे आ गई या ईमेल पे आ गई, फोटोग्राफर दे देगा स्टूडियो वाला, और पिक्चर भी कहते हैं सॉफ्ट कॉपी भी, इवन दो पासपोर्ट की भी सॉफ्ट कॉपी, पासपोर्ट नहीं चाहिए, सही है, ठीक है, अप्लाई करने के टाइम पर, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी, और एक डिटेल्स फॉर्म होता है, बहुत छोटा सा 3 पेजेस का फॉर्म होता है, वो आपको फिल करके अपने उस डिटेल फॉर्म का आपने मुझे एक पर्चा दिया है। एग्जैक्टली, मैंने आपको भी दिया है। पूछते हैं इसमें घर का पता, होम एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया के लिंक, इनके पास जो फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चल रहा है तो ज़रा उनको नज़रसानी करते होंगे, पेरेंट्स की डिटेल्स, एग्जैक्टली, ठीक है ना, पेरेंट्स की डिटेल्स, और कोई अमेरिका में मौजूद है तो वो बता दें, ठीक है, और इसके अलावा काम क्या करते हैं, जॉब की डिटेल, जैसे अपना काम की डिटेल, प्रीवियस जॉब की डिटेल है तो वो भी बता दें, तालीम कितनी है ये डिटेल बता दें, कहाँ रहते हैं ये बता दें, और 5 साल में पिछले कहाँ कहाँ गए हैं ये बता दें, और कोई डेट्स भी नहीं, सिर्फ कंट्रीज के नाम, कहाँ कंट्रीज के नाम, तो डेट्स भी नहीं, और अमेरिका में कोई आपका मौजूद है तो वो बता दें। भाई ये आपने 3 पेज का जो फॉर्म है वो आपने उनसे मांगना है, एग्जैक्ट, वो भर के दे देते हैं, फिर बचा क्या, फिर आप ये सब, फिर इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं, 2-3 डेज लेते हैं हम प्रोफाइल को समझने में, फिर इसके बाद हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। दोबारा से एक बात बोलते हैं, घर का पता, काम का पता, सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, ठीक है, माँ बाप की डिटेल्स, ठीक है, बीवी की डिटेल या शौहर की डिटेल जो भी है, ठीक है, अगर मैरिड है तो, वरना तो नहीं, और काम की डिटेल, जॉब करते हैं अपना काम है उसकी डिटेल, काम, कंपनी का नाम क्या है, ये वो कहाँ पे है, और सैलरी कितनी है या इनकम कितनी है, पहले इससे पहले कहीं काम करते तो वो डिटेल, एग्जैक्टली, ठीक है, तालीम की डिटेल, और पिछले 5 साल में कहाँ गए ये डिटेल, अमेरिका में कोई रिश्तेदार रहता है तो वो डिटेल बस, और कोई नहीं रहता तो वो जरूरत नहीं बता, जरूरत नहीं है, फिर ना लिखें आप, फिर वो हमारा काम है। और अमेरिका में मेरा बचपन का दोस्त रहता है तो लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। मेरे खाले का बेटा रहता है तो भी नहीं, अगर पुप्पी का बेटा, खाली का बेटा, चाचा, नाना, मामा, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। ब्लड रिलेशन हो तभी, ब्लड रिलेशन कौन आता है? सिबलिंग्स, भाई, सगे भाई बहन, बस। खाला नहीं आती, चाची नहीं आती, पुप्पो नहीं आती, कोई भी नहीं आता। इसका मतलब है सिर्फ डायरेक्ट रिलेशनशिप में कोई है तो है, खलास, तो इसका मतलब है, और लिखने की जरूरत नहीं है, और रहता भी है तो बताने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, लोग इसमें लिख देते होंगे हमारे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये जो है वो भी यही बातें हैं सारी, ये भी यही बात, और इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं। नहीं, तो अमेरिका में इतना आसान है यार, बहुत आसान है।
बहुत आसान है, बस कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप। अच्छा, और हमारे पास ये मुझे बताएं कि लोग अभी चाहते हैं कि इनके पहले रिफ्यूज़ हुआ है वीज़ा या कुछ हुआ है, तो अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर फ्रेशली रिफ्यूज़ है, आपकी प्रोफाइल तो एक दफ़ा चली गई, ठीक है, उस पर आप चले गए, आप रिफ्यूज़ हो गए, कोई मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कहीं एक जगह ट्रैवल कर लें, सही है। 2 जगह ट्रैवल, क्योंकि आपकी फिर प्रोफाइल चेंज हो जाती है इससे, क्योंकि है। आप अपनी वर्थ बढ़ा लेते हो थोड़ी सी। अब लोग यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो इतने ईगर होते हैं यूएसए वीज़ा लेने के लिए, तो वो एक ही प्रोफाइल पे बार बार अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। तो प्रोफाइल चेंज करनी चाहिए फिर अप्लाई करना चाहिए। अच्छा। हाँ, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है इंटरव्यू में भी, और आपके वो सामने जो सवाल करता है उसके भी सवाल भी चेंज हो जाते हैं। ऑब्वियसली मैं आपसे एक सवाल बार बार कर रहा हूँ और वापस आप एक दिन बाद वही आ जाए, तो मैं वही करूँगा ना, सेम प्रोफाइल। सो प्रोफाइल चेंज करके अप्लाई करनी चाहिए। ज़बरदस्त। एक बात और, वीज़ा लगने के बाद भी रिवोक कर देते हैं यार? जी, वीज़ा लगने के बाद रिवोक, अभी मुझे कॉल आई है कि ट्रांजिट में थे, इन रूट इनको मैसेज आ गया, आगे बोर्ड फ्लाइट बोर्ड करने नहीं दी, बोला आपका वीज़ा वहाँ से मैसेज आया, आपको दोबारा भेज रहे हैं। व्हाट? वो तो देखें, वो तो इमिग्रेशन का मसला है, ठीक है, वो इससे हमारे वीज़े का कोई, तो वो इमिग्रेशन के पास, हर इमिग्रेशन के पास अथॉरिटी अभी है। पहुंचे नहीं इमिग्रेशन पे, अच्छा, इन रूट ही मैसेज आ गया कि आपको बोर्डिंग ना करने दिया जाए अमेरिका पहुंचने के लिए। तो फिर उनके प्रोसेस में उन्होंने कुछ निकला होगा ऐसा कि कॉन्फ्लिक्ट आया होगा। कॉन्फ्लिक्ट आया होगा। ऐसे भी होते हैं कि आपके लगे हुए हैं वीज़े, हस्बैंड एंड वाइफ के वीज़े लगे हुए हैं। ऐसा भी हुआ है, शायद आपको पता हो, कि वो अंडर 14 बच्चों के वीज़े लगवाने जाते हैं, फिर उनके रिवोक कर लेते हैं। ये भी हुआ है, ये भी हमारे खास कुछ लोग हैं ऐसे भी। जी बिल्कुल हुआ है, ऐसा हुआ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब हस्बैंड एंड वाइफ अप्लाई कर रहा होता है ना, तो पर्टिकुलरली ये सवाल कभी कभार पूछ लेते हैं हस्बैंड और वाइफ से कि आपके बच्चे क्यों नहीं जा रहे, तो वो बोल देते हैं वो नाना के पास रहेंगे, नानी के पास रहेंगे, उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो लोग नहीं आ सकते फलाना। और फिर वो बात ऑन रिकॉर्ड्स आ जाती है, और फिर वो समझते हैं कि बाद में हम अप्लाई करके वीज़ा ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर वो बोलते हैं कि आपने तो बोला था नाना नानी के पास रहेंगे, तो अब उनको रहने दो, और आप भी नहीं जा रहे हो, सॉरी। बहुत ही गहरी बात है ये। एग्जैक्टली सर। तो बहुत ज़्यादा वो सच्चाई परस्त होना चाहिए। एग्जैक्टली, ऑनेस्टी इज अ की टू सक्सेस। ये यूएस में, यूएस वीज़ा में बहुत अप्लाई होता है। इंटरव्यू के लिए कोई जाता है, उससे पहले उनको क्या क्या सवालात की तैयारी करनी चाहिए? इंटरव्यू के लिए तो उनका तो पहले तो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बना हुआ ही होना चाहिए, उनका माइंड सेट होना चाहिए कि सबसे पहला सवाल तो वो यही करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विजिटिंग यूएसए। क्योंकि वो हम अप्लाई कर रहे होते हैं B1 B2, तो वो अब हर किस्म के एप्लीकेंट्स आते हैं। किसी को मीटिंग में जाना होता है, किसी को टूरिज्म, तो वो पर्पस बताता है अपना, मुझे मीटिंग में जाना है, फला बंदे के साथ मीटिंग है फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर टूरिज्म पर्पस। फिर उसको वो कैरी ऑन करते हैं। अब वो मीटिंग के लिए जाते हैं, तो मीटिंग के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से वो कैरी ऑन करते हैं सवाल। टूरिज्म के हिसाब से होता है तो वो टूरिज्म के हिसाब से करते हैं, ठीक है। उनकी फैमिली के बारे में पूछे, उनके टूरिज्म, जैसे कि एक फैमिली गई, उनका यूरोप भी ऑलरेडी लगा हुआ, वो ट्रैवल करके आ गई, तो वो पर्टिकुलरली यूरोप का पूछ भी सकते हैं कि तुम यूरोप में कहाँ गए थे। वो बोलता है फ्रांस गया था। फ्रांस में कौन सी जगह गए थे? और वो बंदा थोड़ा सा ऑब्वियसली हिचकिचा जाता है, या तो फिर वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हो जाता है। और वो जब एक ग्लिच भी आता है ना, तो फिर थोड़ा सा काम ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो। आप कहाँ गए थे, तुम गए हो, तुम्हें पता नहीं है यार। तो वो फर जवाब देना चाहिए। क्यों अप्लाई कर रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो, ये जी वहाँ कोई रहता है, इंटरव्यू में पूछेंगे। एक तो फॉर्म में हमने भर दिया, इंटरव्यू में पूछेंगे। और फॉर्म में आपने शहर कोई और लिखा, इंटरव्यू में कुछ और बोला, तो भी गए, है ना। आपने फॉर्म में लिखा शिकागो जा रहा हूँ, इंटरव्यू में बोला मैं ह्यूस्टन जा रहा हूँ, तो गए। कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ, सब कुछ फॉर्म से ही मैच होना चाहिए। आपके बातें सारी फॉर्म से मैच, ठीक है ना। और कोई ऐसी बात आपने नहीं करनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, राइट। थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। एक्सप्रेसिव से मुराद थोड़ा सा, अब लोग बहुत ये भी करते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग,
तो सामने से बोलते हैं जॉब। भाई जॉब या बिजनेस नहीं, जॉब करते हो तो जॉब में क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ तो मैं डेलक्स हॉलीडेज़ का एम्प्लॉई हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना है कि क्या करता हूँ। अब आप सामने से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे तो वो भी सामने से इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ये तो चल ही रहा है। सही बात है। तो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना चाहिए, बिल्कुल। बहुत हाँ, तो ये होता है, आइटनरी मैच होनी चाहिए, जहाँ जहाँ आपने प्लान किया है वही चीज़ें होनी चाहिए। जी, डेट्स भी आपकी मैच होनी चाहिए, किस डेट को जा रहे हो ये भी। नहीं, इसमें से भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मैं बोलूँगा, क्योंकि आजकल के जो सिनारियो है पाकिस्तान के, जो इंटरव्यू डेट्स हैं, अब फॉर्म सबमिशन हो जाती है, ठीक है, और उन्होंने डेट्स लिखी होती हैं, मैं जाऊँगा जून में, और उन्होंने ट्रैवल डेट्स वहाँ लिखी होती है, बट डेट आती है अगस्त में। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो उसका तो जून का प्लान निकल सकता है, बट उससे भी घबराने की बात नहीं है। आई रिपीट, इससे भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू की डेट्स ही लेट आई हैं। यूएस बहुत कोऑपरेटिव भी है इस मामले में। तो यूएस की, उनको पता है डेट्स आई ही नहीं और जून का प्लान था, कोई बात नहीं, 5 साल का वीज़ा अगले जून में चला जाएगा। सही है। तो उससे भी घबराने की बात नहीं है। मेरे पास कितनी कॉल्स आती है, यार मेरा प्लान निकल गया बट डेट ही आई है, कोई मसला नहीं। आप उनको बता सकते हैं कि भाई ऑब्वियसली कि डेट ही नहीं मिली, हमारा तो प्लान ही था, और अब नहीं, जून में नहीं तो हम दिसंबर में चले जाएंगे। सही है। जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, फाइनल सबमिट कर रहे होते हैं, लोग, उनको पता नहीं है कि अभी मेरा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। उनके पास प्रिंट्स होने चाहिए फॉर्म के, और अक्सर लोगों के पास प्रिंट नहीं निकाला हुआ होता, फिर बाद में उनके पास निकाल भी नहीं सकते वो फॉर्म जो किया हुआ है, राइट? ऐसा ही है ना। और हम उनको कहते हैं कि भाई आपका वीज़ा रिफ्यूज हुआ है, कहीं से किया हुआ है, तो आप मुझे प्रिंट तो दें, तो उनके पास नहीं होता, वो अपॉइंटमेंट का पर्चा देते हैं, कोई और पर्चा देते हैं। तो उसकी तरह रोशनी डालो जरा। अच्छा, तो बेसिकली जब भी आप अप्लाई करें किसी भी वीज़ा, नॉट फॉर ओनली यूएस, किसी भी वीज़ा, अपने पास वो जो फॉर्म होता है वो आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि वो आपका नेक्स्ट वीज़ा के लिए, अल्लाह ना करे रिफ्यूज़ होता है, तो नेक्स्ट वीज़ा जब आप लगाने जाते हो यूएस का या किसी भी वीज़ा का, तो उसको टैली करके फिर उस हिसाब से हम अलग से केस बनाते हैं, ताकि सेम केस ना बन जाए या तो सेम वो सिनारियो ना बन जाए। ठीक है, वो प्रिंट अपने पास लाजमी रखें। यूएसए के तो स्पेशली रखें, यूएसए इज़ ऑल अबाउट फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स तो है भी नहीं, चले आप उनका भूल जाए दूसरे का, बट यूएसए का तो आप स्पेशली रखें, क्योंकि लोग अपॉइंटमेंट लेटर अलग होता है, यूएसए का फॉर्म अलग होता है, अपॉइंटमेंट लेटर को रखते हैं और यूएसए फॉर्म को, और वो एक बार सबमिट हो जाए तो फिर आपके पास उसकी डिटेल्स नहीं आ सकती, फिर आपको दोबारा से सब कुछ फिल करना पड़ता है। सही। तो प्रिंट ज़रूर अपने पास रखें, प्रिंट रखें ना, बहुत लाजमी है, वो आपको जनरेशन टू जनरेशन काम आएगा। लेकिन हाँ ज़रूरी है। लेकिन ये प्रिंट का लास्ट ऑप्शन कब तक मौजूद होता है, कहाँ तक मौजूद होता है? लास्ट ऑप्शन जैसे कि आपको सबमिशन के लिए, बिफोर सबमिशन तक आपके पास ऑप्शन होता है, इसके बाद आप सबमिशन करते हो तो आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, बिफोर सबमिशन। हाँ, बिफोर सबमिशन तक होता है। ठीक है। कोई ऐसी बात आप जो कहना चाहें पब्लिक को, जो ट्रैवलर्स को जो अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा अमेरिका का? अप्लाई जो करना चाहता हूँ मैं उनसे एक ही बात बोलूँगा, अप्लाई करें, बेझिझक अप्लाई करें, और जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग काफ़ी आते हैं, करें नहीं करें वीज़ा अप्लाई हो जाएगा तो फिर दूसरे वीज़ा नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएस के वीज़ा रिजेक्शन का बहुत मिथ है कि रिजेक्ट हो गया तो गया पासपोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएसए की रिजेक्शन भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमारे पास ऐसे एप्लीकेंट्स भी हैं जो कहीं और से 4-5 दफ़ा रिजेक्शन होने के बाद आए और हमारे पास से एक्सेप्ट हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका कोई बड़ा मसला नहीं है, रिस्क लें। सही है। अच्छा, अब अभी हम पब्लिक को ये नहीं कहते कि डिलक्स से ही अप्लाई करें वीज़ा, लेकिन किसकी मदद ली जाए वीज़ा अप्लाई करने के लिए? सवाल बहुत अच्छा सवाल है, जिसमें मैं अपना कॉन्फिडेंस शेक कर गया हूँ, किसकी मदद ली जाए। मतलब कुछ जो अब यूएस वीज़ा ही अप्लाई करते हैं उसकी मदद ली जाए। डिलक्स पे आ जाओ, सीधी बात है, डिलक्स पे। अच्छा, एक और बात, लोग पैसे बहुत चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअल फीस क्या है, हम क्या लेते हैं, ठीक है ना, और हम क्यों लेते हैं? तीन सवाल हो गए। एक्चुअल फीस क्या है, हम क्या लेते हैं पैसे, हम क्यों लेते हैं, तीसरा। चौथा, आपको कितने देने चाहिए लोगों को वीज़ा फीस भरने, वो क्या फॉर्म भरने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए? ठीक है,
वैसे तो मार्केट में हम बैठते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है कि लोग बहुत चार्ज करते हैं, जैसे कि कोई लाख रुपए कर रहा है, 1.5 लाख रुपए कर रहा है, कोई 2 लाख रुपए कर रहा है। तो बेवकूफ़ ना बने, तो बेवकूफ़ ना बने, ठीक है। हाँ, जितनी मुनासिब है, जैसे कि इसकी जो वीज़ा फीस है 55,500 अभी चल रही है, 55-56 हाँ 56,000 55,000 जो भी चल रही है, ठीक है। और फीस ज़्यादा से 15,000 रुपये बनती है, सर्विस फीस 15,000 रुपये बनती है, लाखों का नहीं है, ठीक है। टोटल 70,000, टोटल 70,000 रुपये पर पासपोर्ट ये आपका अप्लाई हो जाएगा। हाँ। तकरीबन जो भी करंट डेट्स के साथ अप्लाई हो जाएगा। इसमें और कोई पैसे एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये डिपेंड भी करता है बहुत, जैसे कि लोग ये, जैसे कि आपने इससे पहले हमने बात की थी, इंडिविजुअल जो अर्ली अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, फिर वो पैसे चार्ज। अबे अपॉइंटमेंट की बात तो बाद में आते हैं ना, पहले तो ये बताओ कि 70,000 देने हैं। 70,000 देते हैं। कोई बोलता है भाई आपका तो वीज़ा पहले 2-3 बार रिफ्यूज़ हुए तो आपको 2 लाख देने हैं, तो उसका भी हल बता दो। 70,000 ही, 70,000 चाहे 10 बार रिफ्यूज हो, 10 दफा भी रिफ्यूज हो, आपकी फीस और बस 70,000। आप फ्रेश भी हो तो भी 70,000 है, आप अच्छे खासे ट्रैवलर हो तो भी 70,000। एग्जैक्टली, आपकी रिन्यूअल भी है तो भी 70,000 देने। बस सही है, आपका रिन्यूअल, आपका पहले वीजा एक्सपायर हो गया, अब दोबारा अप्लाई करना तो 70,000। 70,000 ही। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात ये, कुछ लोगों के वीजे एक्सपायर होने को हैं जी, ठीक है। अच्छा कुछ लोग समझते हैं कि जो ये भी मैं बता दूं कि फ़र्ज़ करें उनका वीज़ा 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है, तो 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है, उनको ट्रैवल करना है, तो 31 से पहले वापस नहीं आना भाई, 31 से पहले इंटर हो जाओ, राइट। और जब वीज़ा एक्सपायर होने से पहले एंटर हो जाओगे तो फिर आपके पास 6 महीने की एंट्री मौजूद होती है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप उतने दिनों में आ जाओ जो कम से कम दिन है। 6 महीने रुकने की कोई गलती नहीं करो, 2-4 महीने रुकने की भी गलती नहीं करो, 15-20 दिन, 1 महीना इनफ है, राइट। आपकी बिल्कुल बात सही है, ठीक है। अगर आपका एक्सपायर हो रहा है, ज़्यादा रुकोगे ज़्यादा सवाल खड़े होंगे अगले वीज़ा के लिए, ठीक है ना। अच्छा ड्रॉप बॉक्स में कौन कौन वीज़ा डाल सकता है? ड्रॉप बॉक्स में जो कि ऑलरेडी एप्लीकेंट का वीज़ा लगा हुआ है, एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर हो गया है, वो ड्रॉप बॉक्स में डाल सकता है, ठीक है। अंडर 14 का ड्रॉप बॉक्स में जा सकता है, अगर उसके पेरेंट्स का लगा हुआ है तो इंडिविजुअल पेरेंट का, कोई भी पेरेंट्स का, ठीक है। माँ या बाप में से किसी के पास लगा हुआ हो, अंडर 14 साल के कम उम्र के बच्चे विदाउट इंटरव्यू के वीज़ा आ जाएगा उनका, जी ठीक है ना। वीज़ा आ जाएगा, ड्रॉप बॉक्स में डाल, ड्रॉप बॉक्स में फीस उतनी है, फॉर्म वॉर्म भरा जाएगा सारा चीज़, बिल्कुल, ठीक है, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और कुछ एडल्ट्स हैं जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गया है, अब वो दोबारा वीज़ा अप्लाई करने के लिए सुस्ती कर रहे होंगे इंटरव्यू डेट की, तो उनको भी ड्रॉप बॉक्स में आ जाएगा, उनका भी ड्रॉप बॉक्स में। और फैसिलिटीज इतनी अच्छी है कि अगर आपका एक्सपायर हो भी गया है, उसको 1 साल भी हो गया, 2 साल भी हो गया, 3 साल भी हो गया, यहाँ तक कि 4 साल भी हो गए ना, तो आप फिर भी ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हो। बट 4 साल से ऊपर हो गया तो फिर आप नहीं डाल सकते, आपका डेटा आपको फिर से वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो बात तमाम तकरीबन हमने हर मौजू पे बात कर ली है, कोई रह गया हो तो माजरत, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका वीज़ा अप्लाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है, वीज़ा आना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, आप ट्राई करते रहें, और कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं है, और वीज़े आ सकते हैं और आएंगे तो 5 साल के आएंगे, एग्जैक्टली, ठीक है ना। और ऐसे को आया है जिनकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, ऐसा ही है, राइट, बिल्कुल, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपने US वीज़ा अप्लाई करना है तो अपने किसी अच्छे मंजे हुए ट्रैवल एजेंट के पास जाके अप्लाई कराएं, जो या तो कोई वीज़ा कंसल्टेंट ऐसे हों जो पढ़े लिखे हों लेकिन मुनासिब पैसे चार्ज करते हो, जो सबके साथ एक करते हो, हर बार काटने के ऊपर ना लगे हो, ठीक है ना। एक तो बात ये, और अपॉइंटमेंट्स के लिए अंडर टेबल कुछ या कुछ किसी को थर्ड पार्टी को देने पड़ते होंगे, ऐसा कुछ पड़ता होगा, वो हमें नहीं पता, लेकिन उनकी मेहनत उनको देनी पड़ती है, तो वो आपका हो जाता है। लेकिन आप ये समझते हैं कि वीज़ा ही 1 साल बाद आएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है जी। अभी एक बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर मुझे मिले, आज इस्लामाबाद से कराची वापस आया था, बोले फजल में गया ना जा रहा हूँ, लेकिन यह है कि US का मसला है वीज़े का। मैंने कहा आप फिक्र ही ना करें, आप मुझसे फ्री हो जाए तो मुझसे बात करें, तो अभी व्हाट्सअप भी आया उसका, तो बात करते हैं, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखें। आदिल ओज़ा वीज़ा अप्लाई करने, लोगों के वीज़ा लगाने, हमारा ब्रांच है लाहौर में, हमारी ब्रांच है इस्लामाबाद में, हमारी ब्रांच है कराची में फ़ेज़ 8 में, सब हर जगह पर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। अब्दुल हन्नान है फ़ेज़ 8 में, और वहाँ हाशिर है और लाहौर में, और मेन हेड क्वार्टर पे है आदिल और उनकी टीम है। अपना बहुत ख्याल रखें, और जहाँ के वीज़ा लगाने हो दिलस के पास आ जाए।